Hello friends, welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Now in this video we are going to discuss about the Pascal's law and the applications of Pascal's law. क्या कहता है Pascal's law? Before Pascal's law you have studied the hydrostatic paradox. Hydrostatic paradox का मतलब क्या है? Hydro मतलब hydro relates with the fluid, static मतलब fluid in a state of rest. ठीक है, हम जो भी पढ़ रहे हैं है ना, वो मतलब सिंस फ्रॉम द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज नथिंग बट द लिक्विड इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना। इसके एप्लीकेशंस हम देख रहे हैं। तो जिसमें से आपने पास्कल्स लॉ के पहले हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स पढ़ा था। तो हाइड्रो का मतलब होता है फ्लूइड, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, फ्लूइड इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड पैराडॉक्स का मतलब होता है बेवकूफ बनाना। तो वहां पे आप लोगों ने 3-4-5 अलग अलग शेप की ट्यूब्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड देखी होगी, राइट। और क्या कहते हैं, सभी में इक्वल लेवल ऑफ लिक्विड इज देयर, है ना। सभी 4-5 जितने भी ट्यूब्स आपने कंसीडर की होगी, उन सभी ट्यूब्स में इक्वल लेवल ऑफ फ्लूइड इज देयर, राइट। तो हमें ये लगता है कि किसी ट्यूब का साइज ज्यादा है तो वहां पे प्रेशर ज्यादा आएगा बॉटम सरफेस पे, तो वैसा नहीं पॉसिबल, है ना, वैसा नहीं होता। ये क्या कहते हैं, प्रेशर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा पार्टिकल की पोजीशन रहेगी उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा पार्टिकल का किसी बॉटम सरफेस के ऊपर, है ना। तो जैसे कि पानी की टंकी ये अच्छी खासी भरी हुई है, तो नल से निकलने वाला पानी का प्रेशर जो है ये ज्यादा रहेगा। वही पानी की टंकी आधी हो गई, पानी के लेवल टंकी में आधी हो गई, तो प्रेशर जो है ये हमें थोड़ा सा कम महसूस होता है। और बहुत कम अगर है तो उस समय में एकदम छोटी सी धार पानी की निकलती है। तो दैट मीन्स दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द लिक्विड इनसाइड द टैंक। तो वैसे ही यहाँ पे भी टाइप ऑफ ट्यूब के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ द लिक्विड। लेवल सभी में इक्वल हमने कंसिडर की थी और सभी में इक्वल प्रेशर अपीयर होता है ना। तो हमें पैराडॉक्स मतलब हम बेवकूफ इस तरीके से बनते हैं कि हमें लगता है कि साइज के ऊपर डिपेंड वगैरह करती होंगी वो, पर वैसा नहीं होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द पास्कल्स लॉ। अगेन पास्कल्स लॉ इज व्हाट, इट इज एप्लीकेबल टू द फ्लूइड इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना। एक क्लोज सिस्टम अगर है तो वो क्लोज सिस्टम में प्रेशर जो है वो ट्रांसफर, क्या कहता है पास्कल्स लॉ, वो समझने की कोशिश करेंगे। क्लोज सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है, राइट। क्लोज सिस्टम में प्रेशर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है इक्वली एंड अनडिमिनिश, मतलब उसकी वैल्यू बिना कोई कम हुए वो एज इट इज प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो ओनली थिंग इज व्हाट, कि जहां पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट इग्नोर करता है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को इग्नोर करते हुए हम ये डिस्कस करते हैं, राइट। सो फॉर द क्लोज सिस्टम द प्रेशर in a fluid in a state of rest, in a closed system the fluid in a state of rest, for the fluid in the state of rest the pressure is transmitted from one point to another point of the system equally and undiminished to every corners of the container, to every point or the particles of the liquid everywhere, है ना, ignoring the effect of gravity, ठीक है। तो ये कहता है हमारा पास्कल्स लॉ। और इसी का एप्लीकेशन पहला है हाइड्रोलिक लिफ्ट, है ना। हाइड्रोलिक लिफ्ट में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दिस इज डायग्राम फॉर हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसमें एक छोटा सा कंटेनर हमने कंसीडर किया है, एक बड़ा सा कंटेनर कंसीडर किया है, दोनों को एक ट्यूब से ज्वाइन किया है, राइट। और ये है ब्लैक कलर के शेडेड जो आपको दिख रहे हैं, these are नथिंग बट द पिस्टन्स, है ना। ये क्या है? पिस्टन्स है। अब ये इसका एप्लीकेशन क्या है? हमारा मेन मोटो क्या है कि कम फोर्स अप्लाई करके अगर हम ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं तो दैट इज ऑलवेज गुड फॉर अस, है ना। मतलब कम एनर्जी का यूज करके ज्यादा काम अगर हम कर सकते हैं तो वो तो कभी भी अच्छी बात है। तो वही है मेन पर्पस यहाँ पे भी हाइड्रोलिक लिफ्ट का, कि एक छोटा सा कंटेनर है जिसके पिस्टन का एरिया भी बहुत छोटा है, राइट। एंड दैट एरिया इज नथिंग बट लेट अस से
एरिया A1 इट इज, एंड इसका एरिया, इस पिस्टन का एरिया इज A2, और यहाँ पे A1 जो है इट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन दैट ऑफ द A2, A2 का बड़ा है एरिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया है इस क्लोज, ये सिस्टम अगर आप देखेंगे तो क्लोज सिस्टम है, ये भी पिस्टन इधर से बंद करके रखा है, इधर से भी पिस्टन ने बंद करके रखा है, और ये एक ओपनिंग है, लेकिन ये क्लोज सिस्टम है क्योंकि इधर से कोई बाहर नहीं निकल रहा है लिक्विड वगैरह। तो यहां से हमने एक फोर्स अप्लाई किया है, लेट अस से F1, ये फोर्स अप्लाइड ऑन एरिया A1 विल प्रोड्यूस द प्रेशर P1 हियर, राइट, एंड इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, अब अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ यहाँ पे जो प्रेशर P1 एक्सर्ट हुआ है, ये इधर जितना भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी के ऊपर उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा, टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर उतना ही प्रेशर एक्सर्ट होगा, और यही प्रेशर यहाँ से इस ट्यूब में से ट्यूब के हर एक पार्टिकल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा उतना ही, मॉलिक्यूल के ऊपर, कंटेनर के ऊपर, हर जगह पे, इधर भी कंटेनर 2 में भी इक्वल प्रेशर एक्सर्ट होगा। मतलब let us consider this pressure is P2, सेकेंड कंटेनर का प्रेशर P2 है, और ये प्रेशर जो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, तो ये पिस्टन के ऊपर का जो फोर्स जनरेट होगा वो हो जाएगा F2, है ना। और पास्कल्स लॉ के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो P1 इज इक्वल टू P2 होता है ना। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और F2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेट अस चेक वेदर F2 विल बी लार्जर देन F1 और नॉट, है ना, वो ज्यादा रहेगा या नहीं रहेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर बाय पास्कल्स लॉ क्या कहता है पास्कल्स लॉ, द प्रेशर इन कंटेनर 1 is equals to pressure in container 2, so pressure in container 1 is equals to pressure in container 2, मतलब क्या, ये हो जाएगा प्रेशर इन कंटेनर 1 इज P1 इज इक्वल्स टू प्रेशर इन कंटेनर 2 दैट इज P2, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज ऑल्सो प्रेशर, तो दिस इज ऑल्सो सॉरी फोर्स अपॉन एरिया, ये कंटेनर 1 के लिए है इसलिए इसको F1 बोल देते हैं, इसको A1 बोल देते हैं, दिस इज F2 एंड दिस इज A2, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये प्रेशर तो हमने P1 मतलब सॉरी फोर्स F1 हमने अप्लाई किया है एरिया A1 के वजह ऊपर, तो उसके वजह से A2 इस एरिया पे जो फोर्स एक्सर्ट हुआ है वो ज्यादा है कि नहीं है वो हमें चेक करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देयरफॉर हमें F2 फाइंड आउट करना है, तो F2 निकाल लेते हैं, F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये A2 को ऊपर भेज देते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, A2 इधर आ जाएगा, A2 बाय A1 इंटू F1 हो जाएगा, RHS LHS LHS RHS, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 अपॉन A1 इंटू F1, राइट। A2 ऊपर आया, A2 बाय A1 इंटू F1 इट इज, राइट। तो दिस इज नथिंग बट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन piston 2 of area A2, let me call this as equation number 1, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए वगैरह पूछेंगे, ठीक है, इन सेक्शन बी। अब हमने इक्वेशन तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हम ये चेक करते हैं कि सही में यहाँ पे प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है। तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट F1 इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन, है ना, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, राइट, जिसकी वजह से एरिया है A1 इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, है ना, और A2 जो है ये लेट अस कंसीडर इट इज से फॉर एग्जांपल इट इज 10 मीटर स्क्वायर, 10 स्क्वायर मीटर। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू, एरिया A1 जो है ये बहुत छोटा है, रादर वेरी वेरी स्मॉल, तो हम 100 मीटर स्क्वायर भी कंसीडर कर सकते हैं,
right? So since A1 is very smaller than A2, right? तो ये वैल्यूज उठा के इक्वेशन 1 में अगर पुट अप करते हैं तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 what we can get is F2 equals to A2. A2 is 100 meter square divided by A1 is 1 into force F1 that is 10. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? F2 is equals to 100 into 10 is 1000 न्यूटन. F1 कितना है? 10 न्यूटन. F2 कितना जनरेट हुआ है? 1000 न्यूटन. इसका मतलब क्या है? दैट इज F2 इज, ये 10 है, इसका 100 टाइम्स F2 है, इज 100 टाइम्स F1, है ना? F2 जो प्रोड्यूस हुआ है वो 100 टाइम्स F1 प्रोड्यूस हुआ है. मतलब द लार्ज वैल्यू ऑफ F2 that is force is being generated just because of the small value of force, that is input force. Output force is very large. So this is what the application of first application of Pascal's law, and that is hydraulic lift. इसी का दूसरा एप्लीकेशन है and that is nothing but the hydraulic brakes, hydraulic braking system. hydraulic braking system में क्या होता है? इट इज रिलेटेड विद द व्हीकल, है ना? व्हीकल के 4 चक्के रहते हैं, 4 चक्कों के पास 4 सिलेंडर्स है जिसको हम स्लेव सिलेंडर्स कहते हैं, और ड्राइवर के पैर के पास ब्रेकिंग सिस्टम के पास, ब्रेक सिस्टम के पास एक पिस्टन रहता है जिसको हम कहते हैं मास्टर सिलेंडर, है ना? 4 स्लेव सिलेंडर्स, एक मास्टर सिलेंडर, राइट? तो वहां पे भी अब सीधा सा लॉजिक है, जब हमारी गाड़ी बहुत स्पीड से चल रही है उस वक्त सामने में अगर कोई सडनली आता है तो ऐसा तो नहीं होता है कि हम ब्रेक के ऊपर खड़े हो जाते हैं, है ना? हम क्या करते हैं? हल्का सा फोर्स धीरे धीरे अप्लाई करते हैं, और इतनी बड़ी गाड़ी जिसमें 3-4 लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी का वजन 3,000 किलो, उसके साथ साथ 3-4-5 लोगों का वजन, ये गाड़ी इतने और वो इतने स्पीड से ट्रेवल कर रही है, वो सडनली रुक जाती है 2-4 सेकंड में, है ना? तो कैन यू हैव यू इमेजिन कि इतना सा फोर्स अप्लाई करके इतना बड़ा ऑब्जेक्ट along with large value of mass, how come it has been stopped? Is just because of this Pascal's law. तो जो ब्रेकिंग मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि 4 पिस्टन्स और एक बीच में मास्टर सिलेंडर इज देयर. 4 स्लेव सिलेंडर्स और बीच में एक मास्टर सिलेंडर जो ब्रेक सिस्टम के पास रहता है. दे आर कनेक्टेड विद ट्यूब्स विद द फ्लूइड इनसाइड इट, एंड दैट इज अ क्लोज सिस्टम. तो जैसे ही ब्रेक पेडल अप्लाई होगा वैसे ही फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट होगा और पिस्टन्स जो है वो डिस्प्लेस होते हैं इक्वली. एंड अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, द प्रेशर व्हाट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग सिस्टम इज इक्वली ट्रांसमिटेड टू ऑल द 4 wheels, राइट? एंड द force what is applied is again for the master cylinder is F1, and the force produced on the slave cylinders is F2. The area is A1. ब्रेक का एरिया कितना रहता है? इतना सा ब्रेक रहता है ना? तो वो A1 और स्लेव सिलेंडर्स का एरिया इज फार ग्रेटर दैट एज कंपेयर टू A1, तो इट इज A2. तो वहां पे भी आपको सेम इक्वेशन मिलता है, सेम P1 इज इक्वल टू P2. प्रेशर इक्वल हम बोलते हैं स्लेव सिलेंडर का और मास्टर सिलेंडर्स की तरह. तो ये इक्वेशन F1 by A1, F2 by A2, यहाँ से F2 फाइंड आउट करते हैं तो A2 by A1 into F1. अगेन वी आर गेटिंग द सेम इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम. ठीक है? सो दैट डायग्राम आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ हियर, राइट? एप्लीकेशन सेम है, डायग्राम एक बार अच्छे से 1-2 बार ड्रॉ करके देखना. दैट कैन ऑल्सो बी आस्क यू फॉर 2 or 3 मार्क्स. डायग्राम बड़ी है तो it may ask you for 2 marks only diagram, and along with the application it may ask you for 3 marks in section C. Is that okay? Based on this you may ask the numericals as well for the same formula, using same formula. Is that okay? So if you understand the concept, like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you.